शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। गणेश ठाकुर बताएंगे शीना मर्डर मिस्ट्री सुलझने के करीब, हत्या में इस्तेमाल कार का पता चला और देहरादून से शीना का पासपोर्ट बरामद किया गया। मिखाइल का झूठ भी सामने आया। मुंबई पुलिस को बताया 2012 में शीना की हत्या के दिन मुंबई में था। 2 दिन पहले कहा था 3 साल से शीना के बारे में नहीं मालूम। इसके बाद प्रकाश कुमार बताएंगे डीएनए वाले प्रधानमंत्री के बयान पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का निशाना। कहा पीएम को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए था। मुजफ्फरपुर रैली में प्रधानमंत्री ने नीतीश का बिना नाम लिए कहा था इनके तो डीएनए में ही लोचा लगता है। शत्रुघ्न ने यह भी बयान एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दिया है। नीरज राजपूत इसके बाद बताएंगे भारत की जमीन के बाद अब हवा में भी पाकिस्तान की घुसपैठ। 2 दिन पहले राफियाबाद एनकाउंटर के दिन बारामूला में घुसा था मानव रहित यूएवी विमान। अंकित गुप्ता बताएंगे देश भर में रक्षाबंधन की रौनक। प्रधानमंत्री को बच्चों ने बांधी राखी। सुषमा स्वराज ने वेंकैया नायडू को और राजनाथ सिंह को बच्चों ने बांधा राखी का धागा। पेंशन की मांग पर बैठे पूर्व सैनिकों ने धरना स्थल पर ही बांधी राखी। आगे देखिए सबसे बड़ी खबर। श्रीमती इंद्राणी मुखर्जी, द CEO of INX Media. मां ने बेटी को क्यों मारा? प्रॉपर्टी का विवाद या पीटर के बेटे से रिश्ते से नाराज? इंद्राणी के बेटे मिखाइल के पास हैं सबूत। शीना की हत्या में और कौन है शामिल? इंद्राणी ने शीना को पहले बहन क्यों बताया? मां, मर्डर और मिस्ट्री। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शीना मर्डर केस से जुड़ी हुई। शीना मर्डर केस में जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है वो ये कि मिखाइल को मारना चाहती थी इंद्राणी। यानी जिस दिन शीना को मारा उसी दिन मिखाइल को मारने का भी इरादा था इंद्राणी मुखर्जी का। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और ये बयान दिया है संजीव खन्ना ने पुलिस के सामने। ये जानकारी मिल रही है मिखाइल को मारना चाहती थी, संपत्ति के बंटवारे के डर से शीना की हत्या की, ये जानकारी सामने आ रही है। मिखाइल को परेशान करती थी इंद्राणी। हमारे साथ उमेश कुमावत जुड़ गए, एबीपी न्यूज संवाददाता, उनसे बात करते हैं इसके बारे में। उमेश, ये जो नई जानकारी सामने आ रही है ये किसी हद तक इस बात पर रोशनी डालती है कि मिखाइल जो पहले कह रहा था वो बात अब कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है कि मिखाइल को भी उसी दिन मारने का इरादा रखती थी इंद्राणी मुखर्जी जिस दिन मारा शीना को। जो मिखाइल का पहले बयान हो, लेकिन उसने जो पुलिस के सामने बयान दिया था कि उसको मारना चाह रहे थे 24 तारीख को, उस बात। उमेश, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ रही है। एक बार फिर वापस आपके पास आएंगे। आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, साफ नहीं आ रही है। लेकिन बता दें अपने दर्शकों को, बड़ी खबर इस वक्त की है। संजीव खन्ना ने पुलिस को ये जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि संपत्ति के बंटवारे के डर की वजह से मारा गया शीना को। साथ ही मिखाइल को भी परेशान करती थी इंद्राणी मुखर्जी और मिखाइल को भी मारना चाहती थी इंद्राणी मुखर्जी। ये कहा है संजीव खन्ना ने। और उसी दिन जिस दिन शीना की हत्या की गई उसी दिन मिखाइल को भी मारने का इरादा था शीना के साथ ही इंद्राणी मुखर्जी का। हमारे साथ उमेश मौजूद है लगातार। उमेश, जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ नई जानकारी सामने आई है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मिखाइल ने कहा था उस बात की पुष्टि कर दी है संजीव खन्ना ने। संजीव खन्ना ने माना है कि उस दिन शीना को भी मारने का प्लान था और इसके अलावा मिखाइल को भी मारने का प्लान था। इसलिए मिखाइल को यहाँ पे बुलाया गया था और मिखाइल की शराब में उसे शराब पिलाई गई थी और उस शराब में कुछ नशीले दवाई डाल दी गई थी। उसके बाद वो बेहोश होने लगा था। उसको छोड़कर ये लोग यहाँ पर शीना को मारने के लिए आए थे। शीना को उन्होंने मारा, रायगढ़ यहाँ से लेके चले गए। लेकिन काफ़ी देर तक ऊपर जब घर पे कोई नहीं आया तो उस वक्त जो है मिखाइल नीचे उतरा और जब ये बॉडी ठिकाने लगा रहे थे रायगढ़ में, उसी दौरान टैक्सी पकड़कर मिखाइल जो है घर से वर्ली से निकला और सीधा गुवाहाटी के लिए निकल गया। ये बात अब एकदम क्लियर हो चुकी है कि इस मामले में उस दिन 2 कत्ल होने वाले थे। एक तो शीना का जो हो चुका और दूसरा मिखाइल का जो उस दिन बच गया, जो यहाँ से भाग गया और सीधा गुवाहाटी चला गया। एक और दूसरी बात जो मोटिव के बारे में अब तक था कि मोटिव क्या है, तो सारी चीज़ें इंद्राणी के हाथ से छूटी जा रही थी, उसका कंट्रोल सारी चीज़ों से छूटा जा रहा था। इसकी वजह से उसने इन दोनों को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि अगर शादी हो जाती थी राहुल और शीना की तो उस मामले में उसकी सारी पोल खुल जाती थी। सब कुछ सामने आ जाता था कि शीना और मिखाइल उसके बेटे हैं। मिखाइल को पहले भी टॉर्चर करती रही है। 5-6 साल पहले उसने 1.5 महीने तक मेंटल हॉस्पिटल में, पुणे के एक मेंटल हॉस्पिटल में मिखाइल को रखा था वहाँ पर।
और वो बार बार उसको यही कहती थी कि तुम मुझे बहन कहो, तुम मेरे बेटे हो, ये दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर शादी हो जाती राहुल और शीना की तो ये बात सारे सबके सामने खुल जाती थी, और इसीलिए इन दोनों को मारने का इसने प्लान बनाया। और सबसे बड़ी बात कि संजीव खन्ना इस प्लान में कैसे शामिल हुआ, तो इंद्राणी ने संजीव खन्ना को ये कह के पटाया कि अगर दोनों की शादी हो जाती है राहुल और शीना की, तो ऐसे में विधि का हक मारा जाएगा, विधि को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि विधि उनकी दोनों की बेटी थी, एडॉप्टेड बेटी थी। तो इसीलिए संजीव खन्ना अपनी बेटी के नाम पर इस प्लान में शामिल हुआ। यानी कि एक तरह से जो कंट्रोल छूटता जा रहा था सारी चीज़ों से इंद्राणी का, उस कंट्रोल को दोबारा बनाए रखने के लिए उसने इन दोनों का कत्ल किया। तो सारी जो अब पुलिस के सामने ये मामला एकदम क्लियर हो चुका है संजीव खन्ना के बयान की वजह से। तो संजीव खन्ना के बयान की वजह से किसी हद तक पूरी जो स्थिति है वो साफ हो चुकी है। आगे उमेश कुमावत ही बता रहे हैं और क्या कुछ था इंद्राणी के प्लान में। इंद्राणी मुखर्जी के बेटे और शीना के भाई मिखाइल वोरा ने दिया है मुंबई पुलिस को बड़ा बयान। मिखाइल ने कहा है कि 24 अप्रैल 2012 को शीना की हत्या के साथ साथ उसकी हत्या की भी साजिश रची गई थी, और ये साजिश किसी और नहीं, उसकी मां इंद्राणी ने रची थी। सूत्रों के मुताबिक शीना की हत्या से 8 दिन पहले मिखाइल को भी फोन करके मुंबई बुलाया गया था। मिखाइल को बताया था कि शीना और राहुल की शादी के बारे में उससे कुछ बात करनी है और तय करना है कि इन दोनों की शादी कैसे और कहां करवाई जाए। 24 अप्रैल को मिखाइल मुंबई में इंद्राणी के वर्ली वाले घर पहुंचा, जहां इंद्राणी ने शीना, राहुल और संजीव खन्ना को बुलाया था। जब मिखाइल ने इंद्राणी से पीटर के बारे में पूछा तो मां ने बताया कि वो छुट्टी पर विदेश गए हैं। इंद्राणी के घर में उसे जो ड्रिंक दी गई थी उसमें नशीली दवा डाल दी गई थी, जिसे पीने के बाद उसका सर घूमने लगा और बेहोश होने लगा था। मिखाइल ने कहा है कि इंद्राणी और संजीव उसे आधी बेहोशी की हालत में छोड़कर एक कमरे में लॉक कर शीना को पिक करने के लिए निकल गए थे। शीना बोरा मर्डर केस में अहम गवाह मिखाइल क्या झूठ बोल रहा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मिखाइल लगातार अपने बयान बदल रहा है। मिखाइल बोरा ने मुंबई पहुंचते ही एक बार फिर अपना बयान बदल दिया है। उसने अब मुंबई पुलिस को बताया है कि 2012 में शीना की हत्या के दिन वो मुंबई में ही था। हालांकि 2 दिन पहले उसने कहा था कि उसे नहीं पता था कि 24 अप्रैल 2012 से शीना कहाँ है। She told that in this society I'm in a high profile society right now. I don't want to reveal anything to the society, it will give me a bad name. So at that point she said we'll introduce you as brother and sister. Okay, my brother and sister. At that point, see, we are also in a difficult position at that time for money problem, studies, everything was like chaos at that time. So I decided, my sister also decided, okay, it's okay. If you don't say a name, call us. The main important thing is money for us. My evidence is that the conversation between Peter Mukherjee and Sheena or Indrani Mukherjee, I have some evidence on that. Okay. As far as conversation is concerned. Yes. Plus, I have some photographs which reveals that how were the relationship between these 3 guys, or including Rahul, which I can show you through a photograph as an evidence. If the police comes today, I'll give the evidence to the police right away. You will completely cooperate with the investigation. 101%. Because she was my elder sister. I want justice for my sister. मिखाइल के इन बदलते बयानों से उसके भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी के बयान एक एक कर झूठे साबित हो रहे हैं। इंद्राणी का पासपोर्ट देहरादून से बरामद होने के बाद उसे अमेरिका पढ़ाई के लिए भेजने वाला इंद्राणी का बयान भी गलत साबित हुआ है। शीना मर्डर केस की जांच में जुटी मुंबई पुलिस ने देहरादून में राहुल के घर से एक पासपोर्ट जब्त किया है। पासपोर्ट शीना बोरा का है, जिसकी हत्या हो चुकी है। इस पासपोर्ट से इंद्राणी का ये दावा झूठा साबित हो गया है कि शीना पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी। शीना की हत्या के बाद इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी को ये बताया था कि शीना पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई है। शीना मर्डर केस में एक एक सबूत तलाश कर रही मुंबई पुलिस ने उस ओपल एस्ट्रा गाड़ी का पता लगा लिया है जिस गाड़ी का शीना बोरा हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ था। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इस गाड़ी को किसी और को बेच दिया गया था। शीना मर्डर केस में मुंबई पुलिस के लिए कार एक बड़ा सबूत हो सकता है, क्योंकि कार में शीना को मुंबई के बांद्रा इलाके से अगवा किया गया था और फिर कार में ही हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि शीना के गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बाद में उसे रायगढ़ के पास एक सुनसान जगह ले जाकर जला दिया गया। सारे तथ्यों और सबूतों को जोड़कर मुंबई पुलिस ये तो पता लगा चुकी है कि आखिर हत्या कैसे हुई थी, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी।
टेलीग्राफ अखबार ने भी शीना मर्डर केस में बड़ा खुलासा किया है। अखबार ने उसके एक रिश्तेदार के हवाले से कहा कि शीना के भाई मिखाइल बोरा ने ही ईमेल के जरिए भेजा था शीना का इस्तीफा। शीना की मौत के 13 दिन बाद यानी 7 मई 2012 को मिखाइल ने मुंबई मेट्रो को शीना का इस्तीफा भेजा था। ऐसा उसने इंद्राणी के कहने पर किया था। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक मिखाइल ने जुलाई 2012 में शीना के मकान मालिक को भी एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उसने शीना का रेंट अग्रीमेंट कैंसिल करने की बात लिखी थी। मिखाइल ने पिछले साल यानी 11 फरवरी 2014 को शीना के फेसबुक पेज पर इंद्राणी की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। इतना ही नहीं, वो शीना का लिंक्डइन प्रोफाइल भी अब से 2 हफ्ते पहले तक ऑपरेट कर रहा था। उसे शीना के सभी इंटरनेट और सोशल मीडिया के पासवर्ड्स पता थे। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक इंद्राणी मिखाइल को ब्लैकमेल करती थी। उसे चुप रहने के लिए हर महीने वो 12,000 रुपए पॉकेट मनी भी भेजती थी। इंद्राणी को पता था कि मिखाइल ड्रग्स की लत का शिकार रहा है। इस बात को लेकर वो मिखाइल को धमकी देती थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो फिर वो उसे पैसे नहीं भेजेगी। एक रिश्तेदार के मुताबिक इंद्राणी ने मिखाइल को एक बड़ी रकम देने का वादा किया था, लेकिन वो रकम कभी नहीं दी। रिश्तेदार ने यह भी बताया कि शीना की हत्या के वक्त मिखाइल भी मुंबई में ही मौजूद था, लेकिन शायद उसे हत्या के बारे में पता नहीं था। रिश्तेदार के मुताबिक हत्या के बाद इंद्राणी ने मिखाइल को तुरंत गुवाहाटी भेज दिया और फिर कभी नहीं आने को कहा था, जिससे वो काफी परेशान था। मिखाइल ने जब इंद्राणी से शीना के बारे में पूछा तो इंद्राणी ने कहा था कि शीना को शराब की लत छुड़वाने के लिए रिहैब सेंटर भेजा गया है। बीजेपी के शत्रु बन चुके शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा है निशाना। सिन्हा ने पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि डीएनए में खराबी वाले बयान को देने से उन्हें बचना चाहिए था। बिहार और बिहार के लोगों के डीएनए की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है, तो आपने भी क्या अपना डीएनए टेस्ट कराया क्या? मुझे तो आज ही खबर मिली है कि मेरे डीएनए की पुष्टि करते हुए आज बिहार में और बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज रहा, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का हमने बहुत दिनों से कोशिश की थी और बहुतों की ये मांग थी उसको मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री बीपी सिन्हा जी के नाम पे किया जाए कि वो फाउंडर प्रिंसिपल थे, यानी फाउंडर फादर थे। आज ही मुझे खबर मिली है कि नीतीश बाबू ने कैबिनेट से करके उसको मेरे पिता के नाम पे कर दिया है। तो यानी उस खबर से मेरे डीएनए की तो पुष्टि होती है, लेकिन मैं हाँ कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की बातें अवॉइड हो सके, इस तरह की बातें ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में असंतुष्ट नेताओं में गिने जाते हैं और हर बार चुनाव से पहले इस तरह के बगावत का झंडा उठाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पर जो निशाना साधा है उसके पीछे उनका मुजफ्फरपुर रैली में दिया वो बयान है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि लगता है कि डीएनए में ही कुछ लोचा है। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। पीएम के इस बयान पर बिहार में काफी बवाल मचा है। आरजेडी और जेडीयू तो इसे चुनावी मुद्दा भी बना चुकी है। इसके अलावा भी शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री को कई मुद्दों पर घेरा है। पूरा कार्यक्रम आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में कल की रैली से पहले लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को धूल में मिलाने की बात कही है। कल पटना में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की रैली से पहले लालू यादव ने किया बीजेपी पर हमला। लालू ने कहा कल बीजेपी को पटक कर धूल में मिला देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। रैली से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये बिहार है, बिहार बोलता कानून बोलता, आग लगा हुआ है गुजरात में, आग लगा हुआ करफूर इतना जाने चली गई। गुजरात मॉडल का भंडा फोड़ हो गया, चारों तरफ आग लगा हुआ। हमको बोलते थे जात पात। कल होने वाली महागठबंधन की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तो जरूर शामिल होंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हिस्सा नहीं लेंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने वाली स्वाभिमान रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। साथ ही उनके सहयोगी भी उनके साथ मौजूद हैं। नीतीश कुमार यहां पर देखे जा सकते हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो भी यहां पर उनके साथ में है। बड़ी रैली जो है महागठबंधन की तरफ से 30 अगस्त को की जा रही है। स्वाभिमान रैली इसको नाम दिया गया। गठबंधन की रैली है, इसमें शामिल सभी पार्टियों के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि डीएनए के कमेंट, प्रधानमंत्री की डीएनए के कमेंट करने के बाद इस रैली का नाम स्वाभिमान रैली दिया गया है। लगातार इस रैली की तैयारियां की जा रही हैं। लालू प्रसाद यादव जगह जगह घूमकर रैली में लोगों को इकट्ठा करने के लिए सभाएं पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। भारत की जमीन के बाद अब हवा में भी पाकिस्तान ने की घुसपैठ। 2 दिन पहले रफियाबाद एनकाउंटर के दिन बारामूला में घुसा था पाकिस्तानी विमान। गुरुवार को जब सज्जाद और उसके साथियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही थी, तब पाकिस्तान ने बारामूला के नौगाम इलाके में अपना मानव रहित विमान भेजा था। पाकिस्तान पहले भी सरहदी इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी पता करने के लिए यूएवी का इस्तेमाल करता रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी का पता लगाकर इसी के जरिए वो आतंकवादियों की घुसपैठ भी कराता है। हाल ही में चीन में बना एक यूएवी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगाया था कि ये यूएवी भारत का है और इसे जासूसी के लिए पाकिस्तान में भेजा गया है। अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन में खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। मशहूर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 16 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। एक बार फिर विवादों के बीच खेल रत्न पुरस्कारों का ऐलान होगा। सानिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने पर पैरा ओलंपियन एचएन गिरीशा ने खेल मंत्रालय के फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गिरीशा के मुताबिक ये पुरस्कार उन्हें दिया जाना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सानिया और खेल मंत्रालय को नोटिस भी दिया था। गिरीशा ने 2012 के पैरा ओलंपिक्स में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं सानिया ने 2015 में विंबलडन के डबल्स का खिताब जीता। वहीं 2014 में उन्होंने यूएस ओपन का भी खिताब जीता था। इसके अलावा 2014 के एशियन गेम्स के मिक्स डबल्स में सानिया को गोल्ड मिला था। इस वक्त सीधे रुख करते हैं रायगढ़ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां शीना का शव मिला था। नहीं की गई, बल्कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन के लिए ये सभी चीजें भेज दी गई। गुनाह क्यों नहीं दाखिल हुआ या अकस्मात मृत्यु क्यों नहीं दाखिल की गई, इस बारे में हमने एक डिटेल रिपोर्ट हमारे सीनियर्स को सबमिट की है और आईजी कोंकण रेंज इनके द्वारा कल ही हमें एक आदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस चीज़ के विविध पहलुओं पे हमसे एक रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त ये चौकसी चालू है और जल्द से जल्द ये चौकसी या इंक्वायरी पूरी की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों को सबमिट की जाएगी। I'll take it in English if required, otherwise we can go ahead. After the official version, we can have a discussion later. The lady sitting here is requesting for a bite in English. On 23rd May 2012, in Taluka Pen Police Station, Pen, one of the दिनांक 23 मई 2012 को पेन पुलिस स्टेशन के हद में गागोदे खिंड के पास में एक साक्षीदार को, एक विटनेस को जले हुए स्थिति में एक मानवीय कंकाल दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद वहाँ के जो आउटपोस्ट है, दूर क्षेत्र है, वहाँ के कर्मचारियों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई और ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ के संबंधित उप विभागीय पुलिस अधिकारी श्री चौहान, उस वक्त के इंस्पेक्टर श्री मिर्घे, सब इंस्पेक्टर श्री धांडे और
बाकी कर्मचारियों के साथ वहाँ पे भेज दी गई। उसके बाद वहाँ का जगह का इंक्वेस्ट पंचनामा और घटनास्थल का पंचनामा, बॉडी का इंक्वेस्ट पंचनामा वगैरह किया गया। बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर को रिक्वेस्ट की गई और जो कि वही स्पॉट पे ही किया गया। और उसके बाद उस बॉडी से जो है एनालिसिस के लिए कुछ जो है पार्ट्स लिए गए, बोन्स वगैरह के, हेयर्स वगैरह, जो कि संबंधित जो विशेषज्ञ है जे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, वहाँ पे भेजा गया। और उसके बाद इस बारे में स्टेशन डायरी एंट्री उसी दिन शाम को की गई और करने के बाद बाकी लोगों के स्टेटमेंट वगैरह लिए गए। तो रायगढ़ पुलिस ने बताया कि 23 मई 2012 को मिला था शव जली हुई हालत में और क्या कुछ कार्रवाई की गई थी पुलिस द्वारा ये बताया, लेकिन साथ ही एक जांच अभी चल रही है कि इस मामले में आगे फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी रायगढ़ पुलिस की तरफ से, क्योंकि आरोप लग रहा है रायगढ़ पुलिस पर लापरवाही के। उसके तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी।